भारत में मुगल साम्राज्य ने 300 सालों से भी ज़्यादा तक राज किया था, परंतु सभी यह सोचते हैं यह मुगल कहाँ से आए थे। भारत पहले सोने की चिड़िया था। धन दौलत एक बड़ा कारण था जिस वजह से भारत में आक्रमण होते रहे थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक, एक उत्कृष्ट सेनापति और एक बुद्धिमान शासक थे। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ और वह एक चुगताई तुर्क थे। वो अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। इस प्रकार विजय होना और कुशल प्रशासन उनके खून में था। अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में अपने पिता के काम को संभाला। कम उम्र से ही बाबर जंग के मैदान में उतर आए थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ, हार जीत, संधि विच्छेद देखा था। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वे जीत तो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा बाबर ने उठाया और वे 1502 में अफ़गानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया। कहा जाता है कि बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उसको 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास ये क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोधी के काम से संतुष्ट नहीं था। इब्राहिम के एक चाचा आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया। उसे ये अपने फायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। सबको लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी यह बहुत बड़ी जीत साबित हुई। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। राणा संगा ने ही बाबर को भारत का न्योता दिया था। उन्हें लगा था वो वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर का भारत में रहने के फैसले ने राणा संगा को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ में राणा संगा को चुनौती दी और उन्हें खनवा में हरा दिया। राणा संगा के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़े थे।
जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खानवा में दो विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वे बुरी तरह से हार गए। राणा संगा के मरने के साथ ही राजपूतों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा। राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर को अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज कर रहे थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वह देश के कई कोनों में गया और वहां उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा उत्तर प्रदेश में उसने अपनी जीत की खुशी में एक सुंदर सा बगीचा बनवाया। वहां उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली वस्तु नहीं लगाई। इसे आराम बाग नाम दिया गया। मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद भारत में बाबर की सेना ने खूब लूट मचाई थी। बाबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक क्रूरता दिखाता था और उसने खूब नरसंहार भी किया था। बाबर को किसी भी प्रकार की गिलानी या अफसोस नहीं होता था। बाबर के क्रूरता के बहुत से आपको इतिहास में प्रमाण मिल जाएंगे। बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर अगले 4 वर्षों तक हिंदुस्तान में सैन्य अभियानों के जरिए कई जीतें हासिल की, किंतु शासन का सुख भोगने के लिए वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। घाघरा नदी के किनारे हुआ युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। बाबर की तबीयत जल्द ही बिगड़ गई। बीमारी के कारण 47 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हुई। बाबर के शव को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया था। दोस्तों, मुगल शासक बाबर के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी और कई बातें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। फिर भी उनके जीवन से जुड़ी हुई कई अहम बातें और भारत में बाबर कैसे आए ये मैंने इस वीडियो में बताने का आपको प्रयास किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।